हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुके हैं आप सभी दोस्तों लोग के। और लगभग आज के दिन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा दिनों रात एक करके पढ़ाई करने में लगे होंगे। और मेरी जो ब्लेसिंग्स है और आप लोग के लिए जो प्यार है वो हमेशा से था, है और रहेगा। तो यार जितना हो सके पढ़ाई करते रहो। हमारा जो मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स है उसके ऊपर तो हमने पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। 12th का रिवीजन भी हमने कराया, 10th का रिवीजन ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया, थोड़े मोटे टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बचे हुए स्टैंडर्ड्स के लिए भी कुछ ना कुछ रिवीजन्स आते रहेंगे। पूरा सिलेबस अपडेटेड है तो आप जाके पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन साथ ही में आप देखोगे तो 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और नॉर्मल देखा जाए तो 10वीं का भी बहुत जल्द आने वाला है। और आप लोग 7th 8th 9th वाले अगर हो, 11th वाले हो, तो आपके भी एग्जाम्स कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। तो एक सबसे पहले एक बच्चे के मन में होता है कि यार हम कितना भी अच्छे से पढ़ ले, अगर हमें आंसर लिखने ही नहीं आएगा एग्जाम में तो हम बहुत अच्छे से आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। और बहुत अच्छे से मार्क्स भी नहीं निकाल पाते। और काफी सारे बच्चों का ऐसा होता भी है, ठीक है दोस्तों। आज थोड़ी सी एनर्जी कम है, जैसे कि आप जानते भी होंगे कि हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो जरूर से आप दुआ दे सकते हो और ब्लेसिंग्स दे सकते हो ताकि जल्दी जल्दी हेल्थ ठीक हो जाए और आप लोग के लिए मैं फिर से उतनी ही एनर्जी के साथ फिर से वीडियो बना सकूं। लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो आप देख लेना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको देख के और कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला कि आंसर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बच्चे करते भी है, लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आंसर किस तरीके से लिखना है और क्या क्या तरीका होता है लिखने का, सही तरीका क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें का ख्याल रखना जरूरी होता है ताकि एग्जाम वाला जो चेक करने वाला है वो अच्छे से आपको मार्क्स दे सके, ठीक है। तो वही सब टिप्स के बारे में आपको बात करने वाला हूं। दैट इज नथिंग बट योर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आप निकाल सकते हो बाय राइटिंग। सिर्फ लिखने के बदौलत किस तरीके से आप पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज अ स्किल। और वो स्किल आपको आना चाहिए, हर एक बच्चे को आना चाहिए। तो मैं सब टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर 1 दैट इज आंसर शीट प्रेजेंटेशन। आंसर शीट को प्रेजेंट कैसे करते हैं इसके ऊपर कई सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे। लेट्स सपोज कि आपके पास ये क्या है, एक शीट है, आंसर शीट है। ये समझ लो आपका एक आंसर शीट है, करेक्ट। अब यही आंसर शीट में आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले एक चीज आप जानते हो कि आपका आंसर शीट में कुछ मार्जिन पहले से बने होते हैं, जैसे कि ऊपर का जो मार्जिन होता है वो पहले से बना होता है और एक लेफ्ट की तरफ से एक मार्जिन बना होता है। तो आपको क्या करना है, एक सेकंड रुक जाओ, मेरा मार्कर नीचे गिर गया, सॉरी। तो क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले अगर आपके पास आंसर शीट जब आता है ना तो आप क्या करो, अपने स्केल की हेल्प से और एक पेंसिल की हेल्प से राइट की तरफ भी एक छोटा सा ना मार्जिन तैयार कर लो। इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई आंसर लिखोगे, लेट सपोज मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि आपने कोई आंसर लिखा, ठीक है ना। ये समझ लो कि आप कोई भी चीज लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के बीच में जो वर्ड्स आपने लिखे हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हैं, वो बहुत ही क्रिस्पी दिखाई देते हैं। और जो पेपर प्रेजेंटेशन दिखता है, यानी कि जो दूर से पेपर जो दिखने में अच्छा दिख रहा है, और आपकी अगर हैंडराइटिंग भी एकदम बोलते हैं ना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाली है, मतलब इतनी अच्छी है कि एग्जामिनर को देख के मजा आ जाए ना, तो आपको वहीं पे वो मार्क्स दे देगा। मतलब यार वो पूरा आंसर पढ़ेगा भी नहीं, वो बोलेगा ये बंदा बहुत अच्छा है, इसको मैं मार्क्स दे देता हूं। तो ये फिजियोलॉजिकल अगर देखा जाए साइकोलॉजी वाली चीजें होती है, ठीक है, नॉट फिजियोलॉजी, ठीक है। देखो तबियत खराब है तो थोड़े वर्ड्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो साइकोलॉजी के हिसाब से वो मार्क्स दे देगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पेपर प्रेजेंटेशन में एक और चीज ये है आंसर शीट का, कि आंसर में ना आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर बराबर लिखना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की जगह 3 लिख दिया तो मार्क्स कट हो सकता है, क्योंकि यार उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा ही नहीं, वो तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन पेपर में और उसका आंसर आपने क्या लिखा है। तो अगर दोनों मैच नहीं होंगे वो सीधा रॉन्ग देके चले जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलती से 2 का 3 कर दिया है, तो वो नहीं दिखेगा, वो सीधा काट के चले जाएगा। तो आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 ए कर रहे हो तो ए का ही आंसर लिखा है, बी कर रहे हो तो बी का आंसर लिखा है। और एक चीज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है कई बार कि जब भी आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तो इसका ए हो बी हो कोई भी हो तो वो एक ही पेज में लिखोगे चलेगा। लेकिन कभी भी जो अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप यही पेज में स्टार्ट मत करो। ऐसे बच्चे लोग बीच में लाइन खींच देते हैं और यहां से क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर देते हैं, ये गलती मत करना। आप क्या करो, एक नया शीट बना लो, मतलब जो आपका नेक्स्ट पेज है उसमें चले जाओ। समझ लो ये आपका एक नेक्स्ट पेज है, तो आप इस पे आ जाओ और यहां पे आपका जो नया क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 वो यहां पे स्टार्ट करो आप लोग। यानी यहां पे स्टार्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ये जगह पूरा बचा भी होगा अगर आपका, तो ये जगह बचा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका जगह बच रहा है। बट यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया ना, ये पेज छोड़ दो, जितना भी जगह बच रहा है छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज। यानी ऑलवेज स्टार्ट अ फ्रेश क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज, ये मैंने 10 बार बताया होगा आपको। तो इस तरीके से आपका आंसर शीट जो है दिखने में सुंदर दिखेगा। ये तो मैंने नॉर्मल बताया कि आंसर शीट में आप क्या कर सकते हो, ये बताया। अब क्वेश्चन वाइज देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतानी है आप लोग को। दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आता है, आप देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो क्या करना है। जैसे कि बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं पहले बात ध्यान से सुनना। एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा होता है मैच द फॉलोइंग, तीसरा होता है ऑड मैन आउट, चौथा होता है ट्रू और फॉल्स। यही सब टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आप देखने में मिलेंगे आपको, चाहे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी हो या फिर साइंस 1 साइंस 2 हो। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना होता है, बच्चे क्वेश्चंस जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लिखा होता है कि डैश इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ लो एक ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा है, तो अभी बच्चे लोग क्या करते हैं, ये जो डैश है ना, समझ लो इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, समझ लो जूल आ गया। ठीक है, अब ये जूल आ गया तो बच्चे लोग क्या करते हैं, जब आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, समझ लो, मान लो ये ए है। ठीक है, तो 1 ए का वो लोग क्या लिख के आएंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जूल लिख के आ जाएंगे। तो सिर्फ आपको जूल नहीं लिखना है, आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है। बच्चे लोग फिल इन द ब्लैंक्स का जो आंसर होता है ना, सिर्फ वही लिख के आ जाते हैं, तो ये गड़बड़ हो सकता है, आपका एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकता है। तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है विद अंडरलाइन करो, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा पूरा लिखोगे तो आपका पूरा स्टेटमेंट वहां पे दिखेगा, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स दिखेगा। सिर्फ जूल मत लिख के आना, सिर्फ जो आंसर है वो मत लिख के आना। सेम उसी प्रकार मैच द फॉलोइंग में आपका एक ए कॉलम होता है और एक बी कॉलम होता है। ए कॉलम में जो भी रहेगा समझ लो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि दैट इज नथिंग बट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है, और बी में यहाँ पे कहीं जूल लिखा हुआ है। तो आपको इस प्रकार से मैच नहीं करना है, आपको एनर्जी जहां पे लिखा है उसके सामने आपको जूल लिखना है, दैट इज नथिंग बट योर मैच, मतलब जो आंसर रहेगा वो उसके सामने करना है। सेम ट्रू और फॉल्स में भी वही चीज अप्लाई होता है, सिर्फ ट्रू मत लिख के आ जाना कि यार बी का आंसर ट्रू है तो सिर्फ ट्रू लिख के आ गया, ऐसा मत लिख के आना। ठीक है, आप पूरा स्टेटमेंट लिखो और उसके आगे चाहिए तो पूरा ट्रू लिखो, तो उससे अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रू लिखोगे तो भी चलेगा, मैं भी बोलता हूं चलेगा, लेकिन एक पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से जस्ट आपका 10 सेकंड एक्स्ट्रा जाएगा, बट आप वो करोगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और वो आपको बहुत ही लॉजिकल पर्सन समझेगा कि यार बहुत सज्जन मानुस हो। और कोई भी इंसान का जब स्टार्टिंग का ही इंप्रेशन अच्छा हो जाता है ना, तो वो आपको अच्छा मार्क्स देगा जब आंसर क्वेश्चंस, गिव रीजंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जरूर करना। ऑड मैन आउट में भी आपका जो ऑप्शन रहेगा पूरा आपने 4 गलत गलत जो भी ऑप्शन था वो लिखा और सही ऑप्शन ऐसा लिखा, तो इस प्रकार से आपको चीजें करनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे पेपर में लिख सकते हो, प्रेजेंट कैसे कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज क्या बोल रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। हमेशा याद रखना, बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि डिस्टिंग्विश अगर पूछा तो हमें कितने पॉइंट्स लिखने। अब जैसे मैंने आपको 10 बार बताया होगा, अगर आपको नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, हम लोग आपको 10 बार पूछोगे 100 बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार हमारा काम है आपके लिए बताना, मेहनत इसीलिए करते हैं ना। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कोर पढ़ाई करवाते हैं यार। ठीक है, मेहनत करवाते हैं आप लोग से, क्योंकि मेहनत के बिना कोई चीज सफलता हाथ नहीं लगती। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, मेहनत करो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो जैसे मैंने बोला है कि समझ लो 2 चीज आपको पूछा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी 2 चीजें आप बता सकते हो, समझ लो एक डिस्टेंस बोला है, ठीक है, और एक डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप कॉलम बना लोगे 2 चीज का, एक डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कॉलम बना लोगे। और याद रखना, अगर आपको 2 मार्क्स के लिए ये चीज पूछा हुआ है ना, तो आपको 4 पॉइंट लिखना है, एक यहां पॉइंट एक यहां पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर एक यहां पॉइंट एक यहां पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक यहां पॉइंट एक यहां पॉइंट, एक यहां एक यहां। तो ऐसे इधर 4 पॉइंट और उसी का डिफरेंस मतलब उल्टा यहां पे, क्योंकि दोनों डिफरेंस होंगे तभी तो आपने पॉइंट बनाए ना। तो ऐसे 4 पॉइंट जब बनाओगे, मतलब इसका 1 2 3 4, कुल मिला के कितना लिखोगे 8 पॉइंट, तो जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। क्योंकि ना लोग क्या करते हैं ना, इसको 1 मानते हैं, लेकिन ये 1 नहीं है। 1 कब बनेगा, जब आपने डिफरेंस बताया, क्योंकि आपको डिफरेंस बताना है ना। तो डिस्टेंस का समझ लो, कोई आपको पूछता है कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, तो आपने ये एक डिफरेंस बताया, तो ये आपका 1 पॉइंट हुआ। तो ऐसे 4 पॉइंट लिखोगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 3 मार्क्स के लिए आए तो 6 पॉइंट कोशिश करना। कभी कभी देखो तोड़ तोड़ के लिखोगे तो अपने आप पॉइंट्स तो बढ़ी जाते हैं, और नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिख सकते हो ऐसा, ठीक है ना, अच्छा दिखता है। और स्पेस छोड़ना बीच बीच में, या फिर लाइन का इस्तेमाल करो, पेपर पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करो, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन आता है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन। उसी के साथ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाना, यहां भी बता देता हूं। जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, समझ लो कोई डायग्राम है, कोई भी डायग्राम, लेट सपोज कि कोई अपैरेटस है, ठीक है ना, इस प्रकार से समझ लो कोई अपैरेटस है। या फिर समझ लो एक बहुत अच्छा डायग्राम मेरे दिमाग में अभी अभी आया है, जो कि है सेल। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका सेल हो गया, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ये आपका न्यूक्लियस यहां पे नेमिंग कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन बता दिया, ये आपका सेल वॉल बता दिया, ठीक है ना। तो ये बहुत गंदा दिखता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप डायग्राम बना रहे हो, तो डायग्राम बनाने के बाद उस चीज को अच्छे से बॉक्स बनाओ। मतलब ये जो चीजें आपने की है ना, सबसे पहले ये चीज मुझे नहीं चाहिए, यानी कि जो आपने ये जो लेबलिंग की है। क्योंकि देखो आपको एग्जाम में जब डायग्राम आएगा तो ऐसा आएगा कि ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम, मतलब आपको डायग्राम तो बनाना है, साथ में लेबलिंग करनी है। तो लेबलिंग मतलब क्या है कि आपको उसका नाम बताना है, और कम से कम 2 मार्क्स के लिए डायग्राम अगर आता है तो 4 लेबलिंग तो करना बनता है। डायग्राम भी बनाओ, 4 लेबलिंग कर लो। तो सबसे पहले समझ लो ये डायग्राम आपने बना लिया। अब ये डायग्राम को क्या कर लोगे, सबसे पहले एक बॉक्स में डाल दो। ये अच्छा खासा बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में आपको क्या करना है, उसका
लेबलिंग करना है। जैसे कि समझ लो कि ये सबसे टॉप पे जो होता है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है इसको इस प्रकार से क्या करोगे, डार्क कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे कि ये क्या है, ये सेल वॉल है। तो आपने इस प्रकार लिख दिया। फिर इसके सामने ये क्या है, ये आपके लिए न्यूक्लियस है। ये डब्बे के अंदर ही लिखने की कोशिश करो, डब्बा थोड़ा और बड़ा बना देना, मैं छोटा बना दिया। तो ये एक ही डायरेक्शन में करना। ये अंदर क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो इस प्रकार से जब आप करोगे ना तो ये एक ही डायरेक्शन में काफी सुंदर दिखता है। देखो एक ही डायरेक्शन में। और हमेशा याद रखना जो भी डायग्राम है उसका नाम यहाँ पे, ये आपने क्या बनाया, ये आपने समझ लो बनाया है एक प्लांट सेल, तो आपका जो नाम होगा प्लांट सेल का वो ऐसा नीचे लिख देना। तो ये सुंदर सा डायग्राम देखो, मैं रफली बताया हुआ है लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी फीलिंग आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सब चीज आप कर सकते हो। फ्लो चार्ट आता है तो हमेशा डब्बा डब्बा वाला होता है, तो डब्बे अच्छे से बनाओ, स्केल से हेल्प से बनाओ, इसके अंदर कुछ लिखा है इसके अंदर कुछ, तो फ्लो चार्ट आप समझ जाओ, उस प्रकार से आपको बनाना है। साथ में गिव रीजन अगर आता है तो देखो गिव रीजन का क्या होता है कि कभी भी जो बिकॉज होता है ना, लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे आंसर है आपका और आपने स्टार्ट किया ये बिकॉज, तो ऐसा नहीं करना है। कभी भी जो गिव रीजन पूछा है कि वाई देयर इज अ रेन इन क्या बोलते हैं, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ रेन इन साउथ, ऐसा समझ लो क्वेश्चन आ गया, कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो आपने लिखना है कि हाँ देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ रेन इन साउथ बिकॉज, मतलब जो आपने क्वेश्चन देखा, जो आपको गिव रीजन में क्वेश्चन पूछा गया है, वाई को छोड़ के वो चीज का स्टेटमेंट वापस लिखना है और फिर बिकॉज से चालू करना है। और फिर आपका जो भी रीजन रहेगा उसको पॉइंट वाइज बना के लिखना है ताकि वो दिखने में भी अच्छा दिखे और साथ ही में पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो और आपका पॉइंट्स भी सारे कवर हो जाए। तो इस प्रकार से करोगे गिव रीजन में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग में एक बच्चे गलती क्या करते हैं, जो अक्सर मैंने देखा है, जो कि एकदम ये समझ लो आपका एक क्वेश्चन पेपर है, माफ करना आंसर शीट है, तो बच्चे आंसर लिखते हैं, यहां पे पूरा लिखा, मतलब इस प्रकार से पूरा जो आंसर शीट है वो भर देते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिख लिख के ये पूरा आंसर लिख दिया। मतलब क्या बना दिया आपने, पैराग्राफ बना दिया। पैराग्राफ राइटिंग में बहुत गंदा दिखता है, वो ऐसा लगता है कि आपने जबरदस्ती लिखा हुआ है। कभी भी अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो, जैसे कि आपका आंसर है तो आपने यहां पे लिखा पहला पॉइंट, ठीक है, फिर यहां पे सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, तो देखो ये कितना सिस्टमैटिक लग रहा है। या फिर आप बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लो, इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स, मतलब वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना, मैं हमेशा बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करता था। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, तो जो भी आपने पैराग्राफ बना के लिखा उसको पॉइंट में टुकड़ा टुकड़ा कर दो ना यार, पॉइंट में कर दो, जहां फुल स्टॉप आ रहा है वहां रुक जाओ, फिर अगले लाइन में एक नए पॉइंट से शुरुआत करो। तो इस प्रकार से जब आप करोगे तो जो आपका पेपर प्रेजेंटेशन होगा वो काफी अच्छा होगा। और दूसरा एक और चीज, जहां जरूरत पड़ रही है, समझ लो कि आपका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिख रहे हो, पूरा थियोरेटिकल है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो बीच में कहीं पे एक फ्लो चार्ट बना देना यार, कहीं अच्छा दिखेगा। समझ रहे हो कि आपने यार बहुत अच्छी तरीके से पूरा थ्योरी लिखा हुआ है लेकिन बीच में एक फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको, उसका डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आ गया, जनरेटर आ गया, तो उसका कंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, उसका डायग्राम बना दिया, वर्किंग लिख रहे हो, उसका डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट। तो जहां थ्योरी है वहां थ्योरी तो रहना चाहिए, लेकिन साथ में अगर एक फ्लो चार्ट डायग्राम ऐड कर रहे हो तो वो काफी सुंदर बनाता है और आंसर को एकदम अलग बनाता है। और जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा कि यार क्या बंदा है, ये बहुत अच्छी तरीके से यार लिख रहा है। समझ में आ गया? तो यही सब पॉइंट्स है दोस्तों, बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूं आप लोग को, और उम्मीद करता हूं ये सब चीज अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि आप पढ़ के तो जा ही रहे हो लेकिन साथ में आपका पेपर प्रेजेंटेशन प्लस राइटिंग द आंसर कैसे करना है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही था मेरी तरफ से आज का वीडियो, छोटा सा क्विक वीडियो, ज्यादा एनर्जी नहीं है, तबीयत काफी खराब है लेकिन फिर भी आपके लिए आया हूं वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज कमेंट करके बता देना कि कैसा लग रहा है, और जल्दी जल्दी दुआ कर लो, जल्दी ठीक हो जाओ, फोड़ना है यार अच्छी तरीके से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।